तो हमने ब्लॉग का एक कंट्रोलर बनाया था जिस पर हमारे पास तमाम ब्लॉग्स जो अब तक हमने डेटाबेस में ऐड किए हैं वो नज़र आ रहे हैं। क्रिएट न्यू करते हैं, हमारे पास क्रिएट का फॉर्म आ जाता है, ठीक है। और हम जो है यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ये एडिट का फॉर्म है। और यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये कंफर्मेशन के लिए आता है कि आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि इस हमारे जो ब्लॉग के जितने भी व्यू हैं इन पर कोई टेम्पलेट, कोई लेआउट नहीं लगा हुआ। तो लेआउट लगाने का तरीकाकार क्या है कि आप अपने ब्लॉग के कंट्रोलर में, फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स है, ठीक है, इस पर ये सारा डेटा नज़र आता है। इसके व्यू पर आ जाएं आप, इसके व्यू पर देखें लिखा है लेआउट इक्वल टू नल। तो अगर आप इस पर फ्रंट एंड वाला ही लेआउट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पाथ पास कर दें कि भाई मेरे रूट फोल्डर के अंदर, व्यूज़ के अंदर, शेयर्ड के अंदर फ्रंट एंड लेआउट डॉट CSHTML पूरा मैंने पाथ दे दिया फाइल का। तो देखें लेआउट इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब ये हेडर, फुटर और बीच में मेरा कंटेंट जो मेरे व्यू से आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि सर ये तो फ्रंट एंड वेबसाइट का लेआउट है, ठीक है, हम दूसरा लेआउट कैसे बना सकते हैं? तो हम एक दूसरा लेआउट बनाते हैं बेसिक सा एडमिन के लिए, ठीक है, जिसको हम सेपरेट करेंगे। मैं शेयर्ड में गया, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, और न्यू आइटम में मैंने यहाँ पर सर्च किया लेआउट। तो देखें यहाँ पर MVC5 लेआउट पेज, ठीक है, ये हमारा लेआउट होगा। इसको मैंने नाम दे दिया एडमिन लेआउट, ठीक है जी, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैंने एडमिन लेआउट इसका नाम रख दिया। ये एडमिन लेआउट है, इसमें टाइटल है और इसमें बॉडी। मैं इंडेक्स पर आया और मैंने कहा भाई अब जो है वो जो मेरा लेआउट है वो क्या है, एडमिन लेआउट, राइट। सादा सा लेआउट है बिल्कुल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हम एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं दोबारा से। तो अब इस पर एडमिन का लेआउट लगा हुआ होगा, तो हम अब लेआउट, एडमिन का लेआउट कैसे सेट करेंगे उसको हम देखते हैं। एप्लीकेशन हमने चलाई और ब्लॉग पर हम चले गए। देखिए हम ब्लॉग पर आ गए। अब इस पर लेआउट लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि वो लेआउट खाली है तो इसलिए कोई हमें आउटपुट नहीं मिल रहा। सबसे पहला काम ये करते हैं कि इस लेआउट में हमारे पास व्यू बैक डॉट टाइटल करके हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें हम लिख देते हैं ऑल ब्लॉग्स। ये टाइटल यहाँ प्रिंट हो रहा है। इससे पहले मैंने कह दिया एडमिन ऑल, अब जो भी टाइटल होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ये टाइटल का T कैपिटल है तो ये सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ टाइटल आ गया ऑल ब्लॉग्स, ठीक है, लेआउट हमारा लग गया। अब इस लेआउट को सेट करना है मैंने कि भाई ये जो इसका डॉक टाइप वगैरह है, बॉडी यहाँ तक का डेटा ये बेसिकली ख़त्म कर दिया मैंने ताकि रेंडर बॉडी से आए, ठीक है, ओके हो गया। इसी तरह फुटर भी मैंने उसका ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो व्यू आ रहा है बीच में इस बॉडी, इस डिव के अंदर, ऑलराइट। अब हम टेम्पलेट को सेट करेंगे। टेम्पलेट किस तरह सेट होता है देखें, आप यहाँ पर बूटस्ट्रैप लगा लें। सबसे पहले आप यहाँ पर लिंक दें, हाइपर रेफरेंस में आप लिखें कि भाई कंटेंट के अंदर CSS के अंदर हमारे पास कुछ स्टाइल शीट्स हैं। तो अगर इसी की स्टाइल शीट लगा दी, वैसे तो मैं बूटस्ट्रैप लगाने वाला हूँ यहाँ पर, लेकिन जैसे उसकी स्टाइल शीट लगी तो कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुई होगी। अच्छा, अब इसका बेस्ट हल क्या है कि आप CSS यूज़ करना चाहते हैं बूटस्ट्रैप की, आप बूटस्ट्रैप का जो CDN होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, उसका लिंक ले लें, बूटस्ट्रैप से ही ले लें या W3 स्कूल से ले लें, जहाँ से भी आपको इजीली। अब देखें ये इसका सोर्स कोड है, ये मैंने कॉपी कर लिया बूटस्ट्रैप का CDN और इसको ले जाकर अपने टेम्पलेट में लेआउट में लगाया। अब जैसे मैंने इसको लेआउट में लगाया देखिए CSS इस पर अप्लाई हो गई, कुछ बेहतर नज़र आने लगा है, ठीक है जी। अब CSS लगना शुरू हो गई तो हम और बेहतर कर लेते हैं। मैंने डिव को क्लास दे दी कंटेनर की, ठीक है। तो जैसे हमने इसको कंटेनर की क्लास दी, देखें लेआउट में आया, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक डिव बनाया रॉ की क्लास, उसको हमने असाइन की, ठीक है। उस रॉ के अंदर या हम पहला जो है वो जम्बोट्रॉन बना लेते हैं। जम्बोट्रॉन जो है वो हेडर लगा देता है हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। इस हेडर के अंदर हम यहाँ हेडिंग लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर हमने देना है कि ये क्या है, ब्लॉग वाली जगह है, तो हम क्या करें कि जो टाइटल है ना हमारा व्यू बैक का, वही यहाँ प्रिंट कर देता है H1 में,
तो जो पेज होगा वही टाइटल यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। H1 काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर H4 इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके हो गया। और इसमें एक हम स्टैटिक सी हेडिंग भी डाल देते हैं। हमने कहा भी एडमिन एरिया में ब्लॉग्स में हमारे, राइट। तो ये क्रिएट न्यू का बटन है। अब ये चीज़ें हमारे हाथ में, रेंडर बॉडी भी है। हम यहाँ पर आ गए, यहाँ जो टेबल है, अगर हमने इसको क्लास दी हुई टेबल, तो देखें ये एक अच्छा सा लेआउट बना हुआ आ रहा है। ठीक है जी। अगर हम इसको और मैनेज करना चाहते हैं, हम यहाँ पर एक क्लास दे देते हैं रॉ की। ठीक, उस रॉ के अंदर हम कॉलम्स बना लेते हैं, मीडियम कॉलम 8, और इन कॉलम्स के अंदर हम अपना पूरा ये टेबल उठाकर रख देते हैं। तो ये देखें हमारे पास 8 कॉलम में ओके हो गया मामला। ठीक है, इधर कर ले उधर कर ले। अब ये 8 कॉलम है, एक रॉ है। अच्छा, इसमें और मज़ीद ये काम हो सकता है कि ये 8 कॉलम तो हमारे यहाँ पर रहे। ठीक है, लेकिन ये जो रॉ है ना मेरी, ये रॉ में बजाय यहाँ से शुरू करने के, बल्कि ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ से उठाई और रेंडर बॉडी से पहले लगाया। ठीक है, रेंडर बॉडी से पहले लगाया और टेबल के बाद से यहाँ से उठाकर यहाँ ख़त्म कर दिया, राइट। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे पास यहाँ 4 कॉलम बचे हुए हैं। इसमें हम मेन्यू बना लेंगे। फॉर एग्जांपल एक एंकर का टैग लगाया मैंने, और उसमें मैंने कहा जी कि URL डॉट एक्शन कहाँ जाएगा। मैंने कहा ये जाएगा इंडेक्स के एक्शन पे। कंट्रोलर का नाम क्या है? कंट्रोलर का नाम है ब्लॉग। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ होगा फॉर एग्जांपल ब्लॉग्स। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक मेन्यू भी आना शुरू हो गया। 4 कॉलम है। ठीक है, आप इसको सेट कर लेंगे, 4 ना रखें, 2 इसे रखें, 10 इसे रखें, तो आपको अच्छा सा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये मेन्यू हो गया, ये राइट साइड वाली जगह। अब जब हम क्रिएट न्यू पे आते हैं तो क्रिएट न्यू खाली है, क्योंकि उस पर लेआउट नहीं लगा हुआ। क्या करें भाई, अपने तमाम व्यूज़ को आप सेट करें, ये वाली चीज़ें कॉपी कर लें, टाइटल और लेआउट, और ये उठाकर आप अपने तमाम व्यूज़ पर पास कर दें। फॉर एग्जांपल ये आपका इंडेक्स था, क्रिएट पर आप आ गए और यहाँ आकर भी आपने लेआउट पास किया। टाइटल में लिख दिया आपने क्रिएट न्यू ब्लॉग। ठीक है जी। तो जैसे हमने लेआउट सेट किया तो अब क्रिएट न्यू पर भी हमारे पास ये देखो लेआउट आ गया। ठीक है ना, ओके हो गया। ब्लॉग्स आ रहे हैं, ये देखो ये सारे ब्लॉग्स आ गए। ठीक है, क्रिएट न्यू पे गए हम, क्रिएट न्यू पर चले गए, ओके हो गया। टाइटल देना है हमने, डिटेल्स लिखनी है, इमेज देनी है। यहाँ पर इमेज के भी हमने बात करनी है और स्टेटस भी यहाँ पर हमने सेट करना है। अब इमेज कैसे यहाँ पर अपलोड होगी, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इमेज कैसे अपलोड होगी, मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप बात करेंगे इमेज की किसी भी फॉर्म के अंदर, जब आप टेक्स्ट के अलावा कोई डेटा इनपुट करने वाले हैं, ऐसा डेटा जो टेक्स्ट के अलावा है, आमतौर पर ये इनपुट टाइप फाइल ही होता है। ठीक है, तो देखो हम जैसे ही यहाँ पर हमारे पास एक एडिटर फॉर लगा हुआ है, ये एडिटर फॉर टेक्स्ट बॉक्स बनाता है। ठीक है, रेजर के अंदर HTML.editor क्या बनाता है? टेक्स्ट बॉक्स। मैं इस वाली लाइन को कमेंट करता हूँ, कमेंट कर दिया, और इसकी जगह पर मैंने इनपुट टाइप फाइल पास किया, इनपुट टाइप फाइल, और नेम इसका बिल्कुल वही रखा है जो होना चाहिए, BIMG। ओके, और इसको मैंने क्लास दे दी वही फॉर्म कंट्रोल की जो उसने दी हुई थी। देखो ये क्लास दी हुई ना उसने, मैंने यही क्लास को पास कर दिया। तो अब आप देखेंगे जब मैं इसको चलाऊंगा तो वहाँ बजाय टेक्स्ट बॉक्स के हमारे पास एक फाइल अपलोडर का फाइल ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जो कि ब्राउज़र का अपना है। ठीक, जब हम इसको क्लिक करते हैं, ये देखें चूज़ फाइल आ गया। अब इसको क्लिक करते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल चूज़ करने की जगह बना देता है। हम कोई भी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो वो उस फाइल को यहाँ हमें दिखाता है। ठीक है, फाइल अब फॉर्म का हिस्सा है। ओके हो गया। अच्छा, इसको अगर रिक्वायर्ड रखना है कि भाई खाली सबमिट ना हो, डेफिनेटली हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कि खाली सबमिट ना हो, तो आप इसको रिक्वायर्ड दे दें। अब ये खाली सबमिट नहीं होगा। अच्छा, जब भी आप किसी भी फॉर्म में फ़ाइल की बात करेंगे तो आपको एक्चुअली फॉर्म में कुछ चीज़ें करना पड़ेंगी। फिर
फॉर्म में आपको कुछ चीज़ें मेंशन करना पड़ेंगी, जिसमें से एक है इंक्रिप्शन टाइप। क्या है? जब ये करना है तो हमें फॉर्म को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। फॉर्म का जब हम टैग शुरू करेंगे तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये कहाँ जाएगा। भाई फॉर्म सबमिट होगा तो ये जाएगा क्रिएट के एक्शन पे, ठीक है। कंट्रोलर कौन सा होगा? कंट्रोलर होगा ब्लॉक का वही, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे ही जा रहा था ये, अब हमने इसको बताना पड़ेगा। कॉमा फॉर्म का मेथड हमें बताना पड़ेगा, तो हम कहेंगे फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट पे सबमिट हो। कैसे? ये देखो ब्लॉक के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो एक है क्रिएट जो कि गेट वाला है, ये फॉर्म को खोलता है। जब फॉर्म सबमिट होता है तो फिर ये वाला क्रिएट चलता है जो कि पोस्ट वाला है, ठीक है। इसी पे सबमिट होगा। अभी कैसे सबमिट होता है अभी मैं पूरा तरीक़ाकार बताऊंगा। हो गया। आखिरी चीज़ जो मैं इस पर देना है वो देना है ऑब्जेक्ट। मैंने कहा न्यू, और इसके अंदर मैंने बताया कि भाई इंक्रिप्शन टाइप इक्वल टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। ये तरीका होता है इसको पास करने का, ठीक है। न्यू करके एक ऑब्जेक्ट दिया इंक्रिप्शन टाइप, इंक टाइप, ये HTML का हिस्सा है, ठीक है। मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। अब ये फाइल जो है, अब ये जो फॉर्म है ये फाइल्स को हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब आपकी फ़ाइल ट्रीट की जा सकती होगी, फाइल सबमिट होगी। अब देखो होता क्या है, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊँ। जब आप क्रिएट का क्लिक करते हैं बटन, जैसे ही आप क्रिएट न्यू का बटन क्लिक करते हैं किसी भी फॉर्म से, ये देखें क्रिएट न्यू आ रहा है, आपने क्लिक किया तो एक फॉर्म खुला। ये कौन सी रिक्वेस्ट है? ये वाली रिक्वेस्ट है, क्रिएट वाली। ये खुला और उसमें व्यू दिखा दिया आपको, ठीक है। अब जब हम इसको सबमिट करेंगे, यहाँ से सबमिट करते तो अभी रिक्वायर्ड लगा हुआ इसलिए हुआ नहीं। जैसे हम ये वाला बटन दबाएंगे तो ये फॉर्म चलेगा। कौन सा फॉर्म? ये वाला जो मैंने बनाया, ठीक है ना। ये फॉर्म चलेगा। फॉर्म कहाँ सबमिट होगा? क्रिएट पर ही सबमिट होगा, ब्लॉक का ही इवेंट होगा, बिल्कुल वही, लेकिन मेथड कौन सा होगा? पोस्ट का। तो वो फिर बेसिकली बजाय इसको चलाने के इसको चलाते हैं। अब जब ये पोस्ट होता है तो क्या क्या चीज़ें जाती है? HTTP पोस्ट का ये एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है, ठीक है। ये बताता है कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। उसके बाद वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन। एंटी फॉर्जरी टोकन क्या है? आप यहाँ गौर से देखेंगे, यहाँ लगा हुआ है HTML डॉट एंटी फॉर्जरी टोकन। ये क्या करता है आप यहाँ देखें, मेरे इस फॉर्म में, मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। मेरे इस फॉर्म के अंदर एक ये इनपुट का टैग बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हुआ है, दिख रहा है आपको। इसका देखो नाम भी अजीब सा है, रिक्वेस्ट फॉर्जरी टोकन ही हमने नहीं बनाया ना हमारे डेटाबेस में, और इसकी टाइप भी हिडन है, ये गायब है, नज़र नहीं आता। अगर मैं इसको टाइप टेक्स्ट कर दूं तो ये हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये आ जाए, ठीक है। ये हिडन टाइप है। हिडन का मतलब ये फॉर्म का हिस्सा तो है लेकिन नज़र नहीं आएगा। अच्छा, फिर इसकी वैल्यू देखें, कुछ अजीब सी लंबी सी स्ट्रिंग है। ये क्या है? ये वो टोकन है जो इस फॉर्म के लोड होते हुए जनरेट हो जाता है। ASP.NET क्या करता है? इससे आप वल्नरेबल एंट्रीज से बच जाते हैं। इससे क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग नहीं होती। आपके फॉर्म पे कोई कैसी स्क्रिप्ट दे दे, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योर होगी बिकॉज ऑफ दिस एंटी फॉर्जरी टोकन, ठीक है ना। ये हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, और ये हम अपना भी बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट MVC की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इस मामले में, हर फॉर्म में लगा हुआ है, ठीक है। जैसे आपने ये लगा दिया, अब आपकी टेंशन खत्म कि आपके फॉर्म पे कोई क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग भेज सकता है या कोई गलत कोड फॉर्म से इंसर्ट कर सकता है। गलत कोड से मुराद ये देखो, बंदा यहाँ लिख सकता है ना कि वो अगर यहाँ स्क्रिप्ट का टैग लिख दे और डेटाबेस में भेज दे, तो जब रीड होगा तो बार बार अलर्ट होता रहेगा, है ना। ये तरीक़ेकार होते हैं कुछ, इसको हम क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। इससे बचने के लिए एंटी फॉर्जरी टोकन बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है MVC में। अगर मैं PHP पर साइट बनाता हूँ तो ये हमें बनाना पड़ता है खुद से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ TBL ब्लॉग लिखा हुआ ये हमने यहाँ लिख दिया अभी, फॉर एग्जांपल ऐड न्यू ब्लॉग, ठीक है भाई। तो देखिए ये हमने सही कर लिया, ओके। अब ये चीज़ें हैं, जब ये भरेगा तो टाइटल जाएगा इस टेक्स्ट बॉक्स से, एडिटर फॉर टाइटल, ठीक है भाई, और डिटेल्स जाएंगी इस टेक्स्ट बॉक्स से। अब इमेज बजाय इस टेक्स्ट बॉक्स के जाने के इस वाली फाइल से जाएगी, ओके, नाम सेम रखा है ना मैंने, और स्टेटस जाएगा, ठीक है भाई, और सबमिट हो जाएगा।
जैसे ही सबमिट होगा ये यहाँ पहुँचेगा और देखो ये सारी चीज़ें वहाँ से आएंगी, आ गई। आकर कहाँ मिली, एक TBL ब्लॉक के वेरिएबल में मिली। तो अब यहाँ गौर से देखें, वही काम है जो एंटिटी में हमने पढ़ा था, डेटाबेस डॉट TBL ब्लॉक्स डॉट ऐड रॉ ऐड हुई कौन सी, वो रॉ जो वहाँ से आई है आर्गूमेंट में। जिस तरह हमने आईडी आर्गूमेंट भेजी थी इस तरह उसने पूरा टेबल ही भेज दिया आर्गूमेंट, आ गया। फिर DB डॉट सेव चेंजेस हो गया डेटाबेस में इंसर्ट। डेटाबेस में इंसर्ट करने के बाद क्या कहता है, रिटर्न, यहाँ से वापस जाओ, रीडायरेक्ट टू एक्शन, रीडायरेक्ट टू एक्शन बारे में कहाँ चले जाओ, इंडेक्स पे। तो जैसे ही हम सबमिट करते हैं कहाँ चला जाता है, इंडेक्स पे सारे दिखाए थे, ठीक है। तो अब हम हैंडल करने वाले इमेज को, ये तो सर प्रोसेस ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊँ, मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊँ बिल्कुल सही है, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, इसमें ब्रेक पॉइंट लगा के चलाते हैं ताकि आपको पूरा समझ आए। देखो एक यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाया और एक यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाया, ठीक है, 2 ब्रेक पॉइंट लगाए। एप्लीकेशन चलाते हैं, हम पहले क्रिएट में जाएंगे, जब पहली बार क्लिक करेंगे उस लिंक को जो क्रिएट का पेज खोल रहा है तो क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। ब्लॉक के कंट्रोलर पे गए हम, देखो क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ आके एप्लीकेशन इस वक्त रुक गई। हम F11 दबा के स्टेप आगे बढ़ाते हैं, क्या है, रिटर्न व्यू, ठीक है। उसने व्यू रिटर्न किया, देखो यहाँ आ गया व्यू पर, क्रिएट वाले उसने व्यू बनाया, लेआउट लगाया, उसने फॉर्म बनाया। वो कह रहा है भाई कुछ चीज़ें जो है वो हिडन है, इस ऑटोमेटिक स्टेप ओवर, इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है। क्या वहाँ जाना है, मैंने कहा भाई नोटिफाई करते रहना, हाँ, लेकिन ये जाएगा नहीं, कोड नहीं लेके आ सकता वहाँ पर, ये जो हुआ है ना पीछे। अच्छा जी, MT4G टोकन लगा, देखो यहाँ पर भी ये वैलिडेशन समरी पास हो रही है, मैंने कहा हाँ ठीक है। ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए आप किसी भी, देखो यहाँ पर किसी भी एडिटर में आके क्लिक कर दोगे ना, इस जगह पे ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। अभी तो चल रही है ना एप्लीकेशन, तो ये देखो यहाँ ब्रेक पॉइंट अभी चल रहा है। अब ये पूरा मैंने कहा यार मैसेज दिखाना बंद कर, इसे सारे वो बनाए, पूरा वैलिडेशन वगैरह सारा फॉर्म बना दिया। फॉर्म बना के इसने लेआउट लगा दिया, लेआउट लगाने के बाद ये इसके डिस्पोज के फंक्शन पे गया और ये फॉर्म मेरे सामने आ गया। अब डिस्पोज के फंक्शन पे क्यों गया, ठीक है, ये पेज लाइफ साइकिल में मैंने बताया था कि पेज लोड होता है अनलोड होता है, तो अनलोड में डिस्पोज कर दिया जाता है, इसको लोड कर दिया, बात खत्म, सादा सा पेज आ गया हमारे सामने। अब हम इसको भरते हैं, मैंने टाइटल दिया, मैंने डिटेल्स लिखी, ठीक है जी। इमेज को हैंडल नहीं कर सकता अभी ये, ठीक है, देखते हैं क्या वैल्यू लेके जाता है। मैंने ऐसे ही कुछ भी और स्टेटस मैंने देके क्रिएट कर दिया, ठीक है। देखो एक्सेप्शन आ, मैक्सिमम रिक्वेस्ट लेंथ एक्सीड, क्या मतलब, जो अलाउ रिक्वेस्ट थी इमेज के अंदर वो उससे एक्सीड कर गया। कैसे हुआ एक्सीड, कि जैसे ही वो सबमिट हुआ तो वो बेसिकली यहाँ आ गया क्रिएट पर, इस वाले पर। अब ये जो BIMG था उसमें एक लिमिट थी ना, वो उससे ज़्यादा की चीज़ भेज दी आपने, इसको फाइल की तरह आपने हैंडल, फाइल भेज दी ना आपने, फाइल तो बहुत बड़ी है, ये तो टेक्स्ट लेता है, तो इसलिए आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको सही करते हैं, देखो ब्रेक पॉइंट हटाने का तरीका ये, हटा दिया मैंने, ब्रेक पॉइंट लगाने का तरीका भी ये, सही है। और फिर इसके जब ये रुके तो F11 दबा के आप स्टेप से आगे बढ़ सकते हैं। स्टॉप कर लिया मैंने एप्लीकेशन को, हैंडल कैसे करेंगे भाई, वहाँ से अब जो एक चीज़ आ रही है वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने कह दी HTTP पोस्टेड फाइल बेस, एक क्लास ली पोस्टेड फाइल बेस और उसका नाम BIMG रख लिया। ये एक आर्गुमेंट ले लिया मैंने, क्या वहाँ से जो सबमिट हो रही है उसमें एक फाइल भी आ रही है और वो फाइल पोस्ट हो रही है, क्या हो रही है, तो उसके लिए पोस्टेड फाइल बेस का हमारे पास एक क्लास है जिसका आर्गुमेंट ले लिया। ये system.web के अंदर है, system.web के अंदर है ये। BIMG उसका नाम क्यों रखा मैंने, क्योंकि वहाँ भी BIMG नाम है, ओके, कंफ्यूजन खत्म। अब यहाँ कैसे ऐड होगी, तो यहाँ जो TBL ब्लॉक है मुझे मिल रहा है ना ये पूरा, पहले मैं इसके अंदर चेंज करूँ, मैंने कहा ये TBL ब्लॉक जो है उसके अंदर जो BIMG है वो बराबर हो जाए मेरे BIMG तो पूरी फाइल है, ये वाला जो BIMG है क्या पूरी फाइल है। उसमें तो क्या चाहिए फाइल का नाम, तो हमने कहा जी फाइल नेम, क्या उठा लें आप उसमें से, फाइल का नाम डेटाबेस में भेज दिया, हो गया, ये काम फिनिश हो गया। फाइल अपलोड नहीं हुई, डेटाबेस में नाम चला गया, ठीक है भाई, जो मैंने फाइल सेलेक्ट की उसका नाम चला जाएगा। आइए चलाते हैं इसको, नाम सबमिट हो जाएगा। अब फाइल अपलोड कैसे होगी, नाम ये उठा लेगा, देखना। अब हम फाइल अपलोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो तरीके कार है ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट में नहीं, ये कहीं भी चलेगा।
देखो यहाँ फाइल के नाम आ रहे हैं ना हमारे पास, तो हम ये क्रिएट करते हैं। मैंने कोई ब्लॉग बनाया, ब्लॉग का डाटा दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल 23 मार्च, ठीक है भाई। डिटेल लिख दी, करारदाद, करारदाद की स्पेलिंग क्या होती है भाई, करारदाद ये पाकिस्तान, ठीक है भाई। इमेज हमने चाहिए, हमें कोई भी फाइल चाहिए, फाइल हमने ले ली कार, और स्टेटस 1 डाल के हमने क्रिएट कर दिया। देखो हो गया ना क्रिएट, car1.jpg, नाम चला गया डेटाबेस में। कैसे किया नाम, कि हमने इस फाइल में से फाइल नेम उठाकर इस वाले टीबीएल ब्लॉग में ऐड कर दिया। जो उसका खाली आ रहा था, ये खाली आ रहा था ना वहाँ से, अब तो उस खाली की जगह पे हमने अपना नाम ऐड कर दिया। ओके हो गया। अब फाइल अपलोड कैसे होती है सर, देखिए हमें फाइल अपलोड कहाँ करनी है, पहले तो हमें जगह पता होनी चाहिए। हमें फाइल अपलोड करनी है कंटेंट के अंदर, इमेजेस के अंदर, इस जगह पे, राइट। कैसे अपलोड होगी, ये सारा डेटाबेस में चला गया। इससे पहले, डेटाबेस में जाने से पहले मैंने कहा bimg.save as, क्या करते हैं आप इसको, जो फाइल है उसको सेव करना है। इतना आसान मेथड है, क्या है, सेव एज। अब सेव एज में उसको पाथ बताना होता है ना भाई, कहाँ रखना है। सेव एज में आपको उसको बताना पड़ेगा कि इस फाइल नेम आप स्ट्रिंग में बताएं कहाँ सेव करना है, ठीक है। एक्चुअली तो वो सिर्फ नाम पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ भाई इसका नाम वही रखना है जो bimg में फाइल नेम मिल रहा है, ये ठीक हो गया। लेकिन इसको कहाँ रखें, ये अपलोड कहाँ करेगा, ये इस वक्त अगर अपलोड करते हैं तो ये व्यू के फोल्डर में अपलोड करते हैं अपने बराबर में, जहाँ व्यू पड़ा हुआ ये वाला क्रिएट वाला, ये वहीं सेव कर देगा, ठीक है। तो क्या गलत बात है, हमें कहाँ रखना है इसको, हमने रखना है इसको इस वाले एरिया में, कंटेंट के अंदर इमेजेस के। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, फाइल का नाम तो ये ठीक है, ये रहने दो। मैंने कभी हम यहाँ कहेंगे सर्वर डॉट मैप पाथ, सर्वर डॉट मैप पाथ। अब ये सर्वर क्या है, ये आपका रूट है। मैप पाथ जो है ये बताता है, पाथ बता दो कहाँ रखना है। मैंने कभी पाथ है वही टिल्डा का साइन, कंटेंट के अंदर, इमेजेस के अंदर कॉन्केडिनेट कर दें आप इस नाम के साथ, हो गया काम। ये लाइन है एक सिंगल लाइन जिससे फाइल अपलोड हो जाती है। ये फाइल हमारे पास से इस जगह पे सेव हो गई। अब जब इस जगह पे सेव हो गई तो हम रीडिंग भी यहीं से कर लेंगे। चलाते हैं, पहले देखते हैं सर अपलोड हो रही है या नहीं। हम अपने फोल्डर में भी चलते हैं कि भी वो इमेज हमारे पास है भी या नहीं। हमने अपना फोल्डर खोला, फोल्डर है हमारा ई ड्राइव में, अफनान के अंदर, मुस्टैच के अंदर, कंटेंट के अंदर, इमेजेस। तो देखो यहाँ काफ़ी सारी इमेजेस थी लेकिन कार वाली इमेज नहीं है। हमने एप्लीकेशन चलाई, ब्लॉग के पेज पर हम गए। अब यहाँ कार एक बार हम ऐड कर चुके हैं, मैं अलग से एक और क्रिएट न्यू करता हूँ और इस बार मैं कार वाली इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। गो कर दिया, ठीक है, हो गया काम, car1.jpg। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखो car1.jpg, ठीक है। तो फाइल अपलोड हो गई, फाइल अपलोड हो गई। अब सर ये फाइल अपलोड तो हो गई लेकिन फ्रंट एंड पे यहाँ दिखनी भी चाहिए ना तस्वीरें। कैसे दिखेंगी, यहाँ पर हमारे पास नाम है प्रॉपर और इसी नाम से इमेजेस भी हैं, सही भी। तो हम क्या करें, इस वाले व्यू पर चलते हैं, इंडेक्स वाले व्यू पर। यहाँ आ गए हम, देखो यहाँ फॉर ईच लगा हुआ है जिससे टेबल प्रिंट हो रहा है। इस टेबल में यहाँ पर इमेज प्रिंट हो रही है, ये इमेज का नाम प्रिंट हो रहा है, ओके। तो हम इमेज का टैग लगाते हैं, अब सोर्स पास करते हैं, टिल्डा का साइन, कंटेंट के अंदर, इमेजेस के अंदर, इस नाम से इमेज पड़ी हुई है मेरी, और ये इमेज का टैग बंद, सही भाई। आइए देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी इमेजेस आ जाएंगी, ये देखो परफेक्ट हो गया ना भाई। पाथ सही कर दिया आपने, सारी इमेजेस थी वहाँ पर, परफेक्ट चीज़ आपकी बन गई। आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लें कि भाई आप इसको क्लास दे दें। फॉर एग्जांपल इमेज की क्लास होती है हमारे पास IMG फ्लूइड की क्लास होती है हमारे पास, और IMG रिस्पॉन्सिव की भी क्लास होती है, ठीक है। तो देखो रिस्पॉन्सिव हो गई इमेजेस, ठीक है भाई, ओके हो गया। और भी हम इसको विद हाइट देकर, कोई क्लास देकर हम मैनेज कर सकते हैं, सही है। अब ये स्टेटस आ रहे हैं हमारे पास, 0 1 वाले एक्टिव हैं, 0 वाले इनएक्टिव हैं, तो ये भी हम मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर कि भाई अगर ये हो तो इस लाइन में आए, इस तरह का है, इस तरह का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो अब ये आपके हाथ में, ये इस वक्त स्टेटस है, सही है। आपने क्या कहा, इफ़, अगर ये लो स्टेटस, ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पर,
ठीक है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आप ये कर सकते हैं कि भाई आइटम ना लगाएं, आप कहें कि अगर आइटम डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 1 है, ये आइटम जो है हमारा ये रहा, ठीक है, वेरिएबल है ना ये, तो हमने कहा अगर आइटम डॉट स्टेटस इक्वल टू 1 है तो ये हो, और एल्स में क्योंकि वो 0 होगा तो ये हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लगाया, मैंने कहा भाई फॉर एग्जांपल अवेलेबल या कुछ भी, मैंने कहा एक्टिव, और 0 में क्या कह दिया, इनएक्टिव, ठीक है भाई, ये हमने ऐसी इफ एल्स लगा के प्रिंट कर दिया। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कोड प्रिंट हो गया। कोड क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको क्या नहीं बनाया था, हमने इसको ब्लॉक नहीं बनाया था रेजर सिंटैक्स का, ठीक है, हो गया। देखो एक्टिव आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, इनएक्टिव, सही है। अब इसको भी सेट कर सकते हैं आप, क्या मतलब, इस पैराग्राफ की क्लास दे दें आप टेक्स्ट सक्सेस दे दें इसको, टेक्स्ट सक्सेस का मतलब ग्रीन कलर से आएगा, और जो इनएक्टिव वाले हैं उसको टेक्स्ट डेंजर दे दें, सही है भाई। तो देखो ये रेड हो जाएगा, ग्रीन और रेड हो गए, सही भाई। अलर्ट लगा दें, बैच बना लें, बहुत कुछ इस बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। इफ एल्स आपको आता है प्रोग्रामिंग में, लूप चल रहा है आपका, लूप सारी चीज़ें प्रिंट कर रहा है, आप उसको प्रोग्रामिंग करना करें, ठीक है नहीं। ओके हो गया। तो हमने अभी जो है वो इमेज अपलोडिंग भी देख ली किस तरह से होती है।